हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां एक क्लिक पर हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग पहले से कहीं ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। हम ज़्यादा लोगों से जुड़ते हैं पर भरोसा शायद ही किसी पर कर पाते हैं। तो आज हमें भेजा गया सवाल भी इसी से जुड़ा है। रिश्ते पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से क्यों टूट रहे हैं? हम इतने लोगों से घिरे होने के बावजूद अंदर से अकेले क्यों हैं? और ये सवाल बहुत गहरा है सच में। जी। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आधुनिक प्रेम के पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान क्या है, और इसके लिए हमारे पास दो बहुत दिलचस्प सोर्सेज हैं। एक तो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एलिजाबेथ कार्टर की नई किताब द स्वाइप राइट हार्ट ब्रेक, और दूसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ताज़ा रिसर्च पेपर जो डेटिंग ऐप्स के हमारे दिमाग पर असर के बारे में बात करता है। बेहतरीन। तो इन सोर्सेज के जरिए हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि क्या हो रहा है और इससे भी ज़रूरी क्यों हो रहा है। और इसे समझने के लिए डॉक्टर कार्टर की किताब एक कहानी से शुरू होती है, अर्जुन और मीरा की कहानी। ये कोई परियों की कहानी नहीं है, बल्कि दो ऐसे लोगों की कहानी है जिन्हें एक दूसरे की उलझनों में, एक दूसरे के शोर में एक तरह का सुकून मिला। वे साथ हंसे, राज बांटे, हमेशा साथ रहने का वादा किया, लेकिन उन्हें जिंदगी ने नहीं बल्कि आज के दौर के प्यार ने तोड़ दिया। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। कहानी कुछ यूं है कि अर्जुन को अकेलापन चाहिए था और मीरा को तवज्जो। अर्जुन की भाषा खामोशी थी और मीरा की भाषा वो लंबे लंबे पैराग्राफ। अर्जुन को लगता था कि मीरा जरूरत से ज्यादा सोचती है और मीरा को लगता था कि अर्जुन सोचता ही नहीं है। ये तो बहुत से रिश्तों की कहानी लगती है। लेकिन डॉक्टर कार्टर अपनी किताब में एक बहुत जरूरी बात कहती हैं। वे इसलिए अलग नहीं हुए क्योंकि उनका प्यार खत्म हो गया था। नहीं, वे इसलिए अलग हुए क्योंकि वे एक ऐसी दुनिया में प्यार करना नहीं जानते थे जो अब प्यार करना सिखाती ही नहीं। और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो आज रिश्तों को इतना मुश्किल बना रही हैं? स्टैनफोर्ड की रिसर्च के मुताबिक सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा जाल है अत्यधिक विकल्प, जिसे वो चॉइस ओवरलोड कहते हैं। रिसर्च कहती है कि जब इंसानों के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हमारा दिमाग वो किसी एक की भी कद्र करना बंद कर देता है। डेटिंग ऐप्स ने हमारे सामने अनगिनत चेहरे लाकर रख दिए हैं और हमारे दिमाग में ये सोच डाल दी है कि शायद कोई बेहतर मिल जाए। एक मिनट, लेकिन क्या ज्यादा विकल्प होना अच्छी बात नहीं है? मतलब हमें अपनी पसंद का इंसान चुनने की आजादी मिलती है, तो फिर ये एक जाल कैसे बन गया? आज़ादी और उलझन के बीच एक बहुत पतली सी लाइन है। ये रिसर्च दिखाती है कि जब विकल्प अनंत लगते हैं तो हम किसी भी रिश्ते में पूरी तरह से निवेश नहीं करते। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि शायद शायद अगला इंसान इससे बेहतर होगा। इसका नतीजा ये होता है कि हम सोचते हैं किसी चीज को ठीक करने से बेहतर है कि उसे बदल दिया जाए। बदल दिया जाए। हाँ, रिश्ते अस्थायी बन गए हैं, जैसे इस्तेमाल करके फेंक दी जाने वाली कोई चीज। हम लोगों को नहीं, विकल्पों को देख रहे हैं। तो अर्जुन और मीरा की कहानी में कैसा कुछ था? क्या वो भी इस चॉइस ओवरलोड के शिकार हुए? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर। उनके आसपास की दुनिया इसी सोच से चल रही थी। उनके दोस्त हर कुछ महीनों में पार्टनर बदल रहे थे। ये माहौल वो अनजाने में उनके दिमाग में भी ये बात डाल रहा था कि अगर कुछ ठीक नहीं है तो शायद बाहर निकलना ही सबसे आसान रास्ता है। अब आते हैं दूसरे जाल पर, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने किसी को चुन लिया, आपने उस चॉइस ओवरलोड को पार कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ गलत हो जाता है। डॉक्टर कार्टर की किताब में अगला जाल क्या बताया गया है? अगला जाल है कमजोर दिखने का डर, यानी फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। डॉक्टर कार्टर लिखती हैं कि आज के दौर में अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करना वो कमजोरी की निशानी माना जाने लगा है। लोग कहते हैं, मैं किसी से ज्यादा जुड़ना नहीं चाहता, या मैं फिर से दुखी नहीं होना चाहता। इसलिए वे अपनी भावनाएं छिपाते हैं, अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर लेते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो क्या अर्जुन के खामोश रहने की वजह यही डर था कि अगर वो अपनी भावनाएं जाहिर करेगा तो वो कमजोर दिखेगा, या मीरा उसे जज करेगी? बिल्कुल, उसकी खामोशी असल में डर की भाषा थी, और विज्ञान साफ तौर पर कहता है कि रिश्तों का सबसे बड़ा हत्यारा अनकही भावनाएं हैं। जब हम अपनी असली भावनाओं को जाहिर करने से डरते हैं तो हम अनजाने में ही उस रिश्ते को खत्म कर रहे होते हैं जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये खुद को बचाने का एक भावनात्मक तरीका बन गया है जो अंत में रिश्ते को ही खत्म कर देता है। ये तो एक अजीब विरोधाभास है। हम एक रिश्ता बचाने के लिए ही उसे खत्म कर देते हैं। इस डर और विकल्पों की दुनिया में एक और चीज है जो मुझे लगता है बहुत हावी हो गई है, वो है रफ्तार। हर चीज तुरंत चाहिए। डॉक्टर कार्टर इसे तीसरा जाल कहती हैं, है ना? तत्काल संतुष्टि। हाँ, और वो इसे द डोपामाइन प्रॉब्लम कहती हैं। इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि डोपामाइन क्या है। डोपामाइन, जिसे हमारे दिमाग का फील गुड केमिकल भी कहते हैं, हमें तब मिलता है जब हमें कुछ नया और रोमांचक लगता है। ये एक किक की तरह है। पहली डेट, पहला मैसेज, वो शुरुआती रोमांच, ये सब डोपामाइन है। लेकिन प्यार इससे बहुत अलग और गहरा होता है। और आज की दुनिया तो पूरी तरह से ऐसी डोपामाइन पर चल रही है। तत्काल संदेश, तत्काल भोजन, तत्काल मनोरंजन। तो हम प्यार से भी यही उम्मीद करने लगे? ठीक यही हो रहा है। आज ज्यादातर लोग डोपामाइन और प्यार के बीच भ्रमित हो जाते हैं। डोपामाइन उत्साह है, जबकि प्यार प्रतिबद्धता है, एक गहरा समर्पण। उत्साह तो कुछ समय बाद फीका पड़ ही जाता है, लेकिन प्रतिबद्धता के लिए लगातार प्रयास की जरूरत होती है। लोग यह कहकर चले जाते हैं कि अब वो बात नहीं रही या वो चिंगारी खत्म हो गई है, यह जाने बिना कि चिंगारी हर रिश्ते में समय के साथ फीकी पड़ती है। जो चीज मायने रखती है वो है प्रयास, जो कभी फीका नहीं पड़ना चाहिए। तो हम एक केमिकल के खत्म हो जाने को प्यार का खत्म हो जाना मान लेते हैं। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। अच्छा, तो हम डोपामाइन की दौड़ में हैं और कमजोर दिखने से डरते हैं, और इन सब के ऊपर हम ये सब कुछ फोन पर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम जिस तरह से बात करते हैं उसने भी बहुत कुछ बदल दिया है। और यही हमारा चौथा जाल है, संचार की कमी, खासकर डिजिटल मिसकम्युनिकेशन। स्टैनफोर्ड का पेपर बताता है कि हमारे आपसी संवाद का लगभग 80% हिस्सा हमारे बात करने के लहजे, हमारी आवाज के उतार चढ़ाव और हमारे हाव भाव से होता है। लेकिन अब हम टेक्स्ट, इमोजी और देर से दिए गए जवाबों के जरिए रिश्ते निभा रहे हैं। हाँ, और ये एक कितना आम हो गया है। एक के का जवाब या एक ब्लू टिक जो बिना जवाब के रह जाए, उस पे घंटों तक सोचा जाता है। हमारे सोर्सेज में भी इसका जिक्र था कि कैसे ये डिजिटल खामोशी असली खामोशी से ज्यादा तकलीफ देती है। हम उस लहजे का अंदाजा लगाते हैं जो वहां है ही नहीं। हम उन मतलबों को मान लेते हैं जो कहे ही नहीं गए थे। बिल्कुल। एक छोटे से टेक्स्ट मैसेज पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि सामने वाले ने किस भावना से वो बात कही होगी। इस डिजिटल संचार ने हमारे बीच एक गहरी, एक भावनात्मक दूरी पैदा कर दी है। हम बात तो ज्यादा करते हैं, पर जुड़ते बहुत कम हैं। मीरा अर्जुन को लंबे लंबे पैराग्राफ्स भेजती थी और अर्जुन उन्हें पढ़कर क्या महसूस करता था, ये मीरा कभी जान ही नहीं पाई। ठीक है, ये सब बाहरी दुनिया की बातें हैं, ऐप्स, फोन, समाज की रफ्तार। लेकिन डॉक्टर कार्टर की किताब में जो आखिरी जाल बताया गया है वो शायद सबसे गहरा है। वो कहती हैं कि कई बार समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। अनसुलझे सदमे, यानी अनहील्ड ट्रॉमा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अक्सर लोग अपने बचपन के घाव, छोड़े जाने के मुद्दे, भरोसे की कमी और अपनी असुरक्षाओं को अपने साथ लेकर एक नए रिश्ते में आते हैं। उन्हें लगता है कि एक नया रिश्ता उनके पुराने जख्मों को भर देगा, जबकि होता इसका उल्टा है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या एक अच्छा पार्टनर हमें ठीक नहीं कर सकता? यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, जिसे डॉक्टर कार्टर रिलेशनशिप घोस्ट्स कहती हैं। वो कहती हैं कि हम वो आकर्षित नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो आकर्षित करते हैं जो हम खुद हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद अंदर से टूटा हुआ है या अपने अतीत से जूझ रहा है, वो एक स्वस्थ और मजबूत रिश्ता नहीं बना सकता। हम अनजाने में अपने पार्टनर में वही पैटर्न ढूंढने लगते हैं जिसने हमें अतीत में चोट पहुंचाई थी, और फिर उसी कहानी को दोहराते हैं। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम सब अनजाने में अपने रिश्तों को खुद ही खत्म कर रहे हैं। चलिए, इन सभी जालों को ध्यान में रखते हुए वापस अर्जुन और मीरा की कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां सब कुछ बिखर गया था। डॉक्टर कार्टर लिखती हैं कि महीनों की खामोशी के बाद एक दिन मीरा को अर्जुन का पुराना फोन मिला और उसमें उसे कुछ मैसेज ड्राफ्ट मिले जो उसने कभी भेजे ही नहीं थे। और वो ड्राफ्ट इस पूरी कहानी का मतलब सार है। पहला ड्राफ्ट था, उसे तुम्हें खोने से डर लगता है। दूसरा था, मुझे प्यार करना नहीं आता लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा हूं। और तीसरा, प्लीज हमारे रिश्ते को मत छोड़ना। उसने ये संदेश कभी नहीं भेजे,
क्योंकि आधुनिक प्रेम यही करता है। वो कमजोर दिखने से डरता था। उसे लगा कि ये सब कहने से वो छोटा दिखेगा। हम अंदर से बहुत गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी उसे बोलकर जाहिर कर पाते हैं। प्यार खत्म नहीं हुआ था, संवाद खत्म हो गया था। उनका अहंकार, उनका डर और उनकी खामोशी उनके प्यार पर हावी हो गई। समय विलन बन गया और वो कभी वापस नहीं आ पाए। तो प्यार की कमी नहीं थी, बल्कि प्यार की भाषा की कमी थी। ये जानने के बाद तो ये कहानी और भी ज्यादा दुखद लगती है। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? क्या आज के दौर में टिके रहना संभव भी है? ये सब सुनकर तो थोड़ी निराशा होती है। क्या हमारे सोर्सेस कोई रास्ता भी बताते हैं? बिल्कुल, और यही सबसे जरूरी हिस्सा है। दोनों ही सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि इन जालों को समझना ही इनसे बाहर निकलने का पहला कदम है, और समाधान भी इन्हीं जालों के जवाब में छिपे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी समाधान है ईमानदारी से संवाद करें। यानी अर्जुन को जो करना चाहिए था वो करें, अपने डर के बावजूद अपनी बात कहें। हाँ, जैसा महसूस करते हैं वैसा कहें। इसे टाले नहीं, जल्दी कहें और साफ साफ कहें। ये जरूरी नहीं कि आप एकदम सही शब्द इस्तेमाल करें। जरूरी ये है कि आप अपनी भावनाओं को ईमानदारी से सामने रखें। दूसरा समाधान डोपामाइन वाले जाल से जुड़ा है। उत्साह नहीं, प्रयास चुनें। इस बात को स्वीकार करें कि वो शुरुआती चिंगारी हर किसी के लिए हर रिश्ते में फीकी पड़ती है। असली प्यार तब शुरू होता है जब वो उत्साह खत्म हो जाता है। लेकिन क्या ये चिंगारी का खत्म होना हमेशा बुरा होता है? शायद ये रिश्ते के एक नए, ज्यादा गहरे दौर की शुरुआत हो। यही तो बात है। प्रयास प्यार को परिपक्व बनाता है, उसे गहरा करता है। वो डोपामाइन का नशा नहीं, बल्कि एक शांत और स्थिर सुकून बन जाता है। तीसरा समाधान है अपने सदमे को ठीक करें। किसी थेरेपिस्ट से मिलें, अपनी भावनाओं को लिखें या ध्यान करें। अपने रिलेशनशिप घोस्ट को पहचानें। एक स्वस्थ व्यक्ति अलग तरह से प्यार करता है। जब आप खुद को ठीक कर लेते हैं तो आप बेहतर पार्टनर बनते हैं। और चौथा समाधान शायद आज के दौर में सबसे मुश्किल है। भटकाव गम करें। अपने साथी की तुलना इंस्टाग्राम रील्स या फिल्मों के किरदारों से ना करें। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती है। असली प्यार में धैर्य होता है, दिखावा नहीं। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी समाधान, जब मुश्किल हो तब भी टिके रहें। किसी रिश्ते को छोड़ना बहुत आसान है, उसे बनाना मुश्किल है। जब मुश्किलें आएं, जब बहस हो, तो भाग जाने की बजाय रुक कर उसे सुलझाने की कोशिश करें। मुश्किल चीज चुनें, क्योंकि वही प्यार है। डॉक्टर कार्टर कहती हैं, प्यार एक भावना से ज्यादा एक चुनाव है। ये हर दिन उस इंसान को चुनने का फैसला है, तब भी जब ये मुश्किल हो। ये बहुत शक्तिशाली बात है। प्यार एक चुनाव है। डॉक्टर कार्टर की किताब के आखिर में अर्जुन और मीरा की कहानी का अंत भी होता है। सालों बाद वे एक कैफे में फिर मिलते हैं। हाँ, वे अब पहले से ज्यादा शांत और समझदार थे। वक्त ने दोनों को बदल दिया था। मीरा ने धीरे से पूछा, तुमने हमारे लिए लड़ाई क्यों नहीं की? अर्जुन ने उदासी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने की थी, बस उतनी जोर से नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। वे फिर से एक नहीं हुए, लेकिन उस दिन उन्होंने एक बहुत जरूरी बात सीखी। उन्होंने समझा कि लोग रिश्तों में असफल नहीं होते हैं। लोग अपने दर्द को, अपनी भावनाओं को बयां करने में असफल हो जाते हैं। हम अपने डर को, अपनी असुरक्षा को अपने प्यार से बड़ा बना देते हैं और वहीं सब कुछ खत्म हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आधुनिक प्रेम मर रहा है? शायद नहीं, ये बस बदल रहा है। ये हमसे कुछ नया मांग रहा है। बिल्कुल, ये हमसे ज्यादा ईमानदार, ज्यादा जागरूक और ज्यादा बहादुर होने की मांग कर रहा है। अगर हम थोड़ा ज्यादा बोलें, थोड़ा ज्यादा सुनें, खुद को थोड़ा ज्यादा ठीक करें और उम्मीदें थोड़ी कम रखें, तो शायद एक रिश्ता बचाया जा सकता है। ये बातचीत एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। क्या आधुनिक प्रेम वाकई में टिक सकता है, या हमें प्यार करने, उसे व्यक्त करने और उसे बनाए रखने का एक बिल्कुल नया तरीका सीखने की जरूरत है?